अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हम कवर कर रहे थे ऑडिट एंड एश्योरेंस का, जिसमें अभी तक हमने कुछ जो मेन टॉपिक कवर किया वो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कुछ बातें की। कंपनी एक्ट को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, क्या था उसके अंदर, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की कुछ बातें थी, ऑडिटर की क्वालिफ़िकेशन की कुछ बातें थी, ऑडिटर की डिसक्वालिफ़िकेशन की कुछ बातें थी। हाँ, साथ हमने अपॉइंटमेंट के साथ कुछ रिटायरमेंट या रिमूवल का प्रोसीजर भी डिस्कस किया था कि डायरेक्टर्स जो हैं वो भी ऑडिटर को जो है वो चेंज करने की प्रपोज़ल दे सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने क्या करना है, कंसेंट लेनी है ऑडिटर से, और क्या करना है, मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है। कब इन्फॉर्म करना है? एजीएम के नोटिस पीरियड जो कि 21 डेज़ का होता है, मीन बिफोर 21 डेज़ ऑफ एजीएम उन्होंने क्या करना है, नोटिफाई करना है मेंबर्स को। मेंबर्स जो हैं वो भी ऑडिटर को प्रपोज कर सकते हैं। कौन से मेंबर्स? जिनके पास मोर देन 10% वोटिंग राइट्स हैं। और क्या करना है उनको? 7 डेज़ बिफोर एजीएम जो है वो क्या करना है, इन्फॉर्म करना है अदर मेंबर्स को। और साथ क्या करना है, कंपनी को अपनी वेबसाइट पे ये पोस्ट भी करना है। हाँ, एक ऑडिटर जिसको चेंज किया जा रहा है उसके पास कुछ राइट्स भी हैं। क्या राइट्स हैं? एक रिटन स्टेटमेंट वो लिख के जा सकता है जो 2 डेज़ बिफोर एजीएम उसने क्या करना है, सबमिट करनी है कंपनी को, ताकि एजीएम पे उसे रीड किया जा सके। और जब भी ऑडिटर चेंज हो रहा है, अपॉइंट हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपने विद इन 14 डेज़ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो है उसे भी इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन की हमने कुछ बातें कर ली कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। किसके लिए? पब्लिक कंपनी के ऑडिट के लिए, प्राइवेट कंपनी हु इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी के लिए, या प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 3 मिलियन के लिए। हाँ, अदर देन दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट मीन सीएमए भी हो सकता है। फिर हमने डिस्क्वालिफिकेशन की मेनली जो बातें की, उसमें हमने क्या बातें की कि कंपनी का डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्टर ऑफिसर जो है वो ऑडिट नहीं कर सकता। ना सिर्फ करंट, लास्ट 3 इयर्स में भी अगर डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय था तो फिर भी ऑडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय जो है, करंटली इनडायरेक्ट एम्प्लॉय जो है वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा हमने पढ़ा क्या, स्पाउस ऑफ डायरेक्टर जो है वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, शेयर होल्डिंग की सूरत में सिर्फ ऑडिटर ही नहीं, ऑडिटर के माइनर चिल्ड्रन या स्पाउस भी अगर शेयर होल्डर है तो उस सूरत में भी इनएलिजिबल है। लेकिन एलिजिबिलिटी बन सकती है अगर फैक्ट को डिस्क्लोज कर दिया जाए एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और विद इन 90 डेज अपने शेयर डिस्पोज ऑफ, डाइवेस्ट मीन सेल कर दे तो। हाँ, एसोसिएटेड कंपनी की सूरत में भी हमने कहा कि यही रूल है कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आप क्या करो, डिस्क्लोज कर दो और विद इन 90 डेज अपने शेयर डिस्पोज ऑफ कर दो। एसोसिएटेड कंपनी क्या थी? सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी, कॉमन डायरेक्टरशिप या कॉमन शेयर होल्डिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 20%। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इनडेप्टेड की सूरत में भी ऑडिटर एलिजिबल नहीं है। लोन लिया हुआ है, लीज ली हुई है तो इनडेप्टेड है, नहीं एलिजिबल है। साथ हमने क्या पढ़ा कि इनडेप्टेड अगर क्रेडिट कार्ड की सूरत में है तो लेस देन 1 मिलियन तक का बैलेंस अगर ओवरड्यू है तो फिर एलिजिबल है, मोर देन 1 मिलियन के लिए एलिजिबल नहीं है। यूटिलिटी बिल हमने देखा कि अगर 3 मंथ से 90 डेज से ज़्यादा पीरियड से ओवरड्यू हैं तो एलिजिबल नहीं है। हाँ, लेस देन 90 डेज से हैं तो फिर एलिजिबल है। साथ हमने क्या पढ़ा कि अगर आपने लोन के अगेंस्ट कोई गारंटीज दी हुई हैं तो फिर भी डिसक्वालीफाइड है। साथ हमने कुछ और चीज़ें भी पढ़ी, लाइक बिजनेस रिलेशन है, अगर क्लाइंट जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो तो फिर भी एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल है। फ्रॉड कन्विक्टेड है लास्ट 10 इयर्स में तो सूरत में भी क्या है, इनएलिजिबल मीन क्वालिफाइड नहीं है। सो हमने काफ़ी बातें की। इसमें अगर आपने पढ़ा हो तो नोट्स के अंदर कहीं पे लिखा होगा, इनडेप्टेड की सूरत में अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उस सूरत में तो इनडेप्टेड है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की सूरत में इनडेप्टेड है तो उस सूरत में एलिजिबिलिटी बनती है। इस तरह से गारंटी दी है आपने लोन के अगेंस्ट, तो वो भी अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई आपने गारंटी दी है लोन के अगेंस्ट तो फिर एलिजिबल है। हाँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके अगर कोई गारंटी दी है तो फिर इनडेप्टेड की सूरत में इनएलिजिबल है।
उस तरह से अगर क्लाइंट के साथ आपके बिजनेस रिलेशन है, बीइंग ऑडिटर, तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर वो बिजनेस रिलेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो फिर आप एलिजिबल हो। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? सपोज एक बैंक का आप ऑडिट करने जा रहे हो और ऑडिट फर्म के किसी पार्टनर ने क्या किया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है। तो ऑडिट फर्म के पार्टनर ने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? इंडेप्टेड। लेकिन बैंक से लोन लिया हुआ है और बैंक का रूटीन काम यही होता है, और अगर टर्म और कंडीशन सारी फुलफिल करके ऑडिटर ने लोन लिया हुआ है और फ्यूचर में पे भी करना है, तो फिर ये क्या बन जाता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो उस सूरत में एलिजिबिलिटी बन भी सकती है। बिजनेस रिलेशन है क्लाइंट के साथ किसी भी तरह के, हाँ, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शन, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली हैं, तो फिर ऑडिटर की एलिजिबिलिटी बन भी जाती है। हाँ, अगर अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैं तो फिर इनएलिजिबल है। तो कुछ चीज़ें कवर होती हैं। आपने होपफुली सारी प्रोविजंस जो हैं वो लॉ की प्रॉपर्ली रीड आउट कर ली हैं। अब चलते हैं केस स्टडीज़ की तरफ कि हमने केस स्टडीज़ जो हैं वो कैसे टैकल करनी है इस चैप्टर की। केस स्टडी टैकल करने के लिए पहले कुछ चीज़ें अगर हम डिस्कस कर लें कि केस स्टडी ऑडिट का अगर हम देखें तो अभी जो प्रीवियस स्प्रिंग 2020 का पेपर था उसमें जस्ट 16 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा थे, बाकी 84 मार्क्स सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी था। सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिनेरियो आपको जो है वो क्या करना है, अपना नॉलेज अप्लाई करना है, और जो कुछ भी लिखना है वो ऑन वर्ड्स में लिखना है, वहाँ पे शायद रटा नहीं लिखा जाएगा। जस्ट 16 मार्क्स जो थे वो क्या थे? रटा बेस्ड थे। अब कंपनी एक्ट की हमने केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है, तो पहले तो हमने अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन वाकई ही कंपनी एक्ट से रिलेटेड है, किसी और टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? कंपनी एक्ट से रिलेटेड है। अब कंपनी एक्ट का जब भी क्वेश्चन आता है सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी, तो उसमें एग्जामिनर मेनली 3 चीज़ें पूछते हैं। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई सिनेरियो केस स्टडी बनाएंगे, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बनाएंगे, या फिर ऑडिटर की डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड बनाएंगे। 3 चीज़ों से रिलेटेड केस स्टडी होगी कंपनी एक्ट की, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड। हाँ, नॉर्मली छोटे छोटे सिनेरियो होते हैं क्वेश्चन का, 2-3 पार्ट्स होते हैं। किसी में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई बात पूछी जाती है, किसी में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, किसी में डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड। समटाइम एक ही पार्ट के अंदर 2 चीज़ें भी इकट्ठी पूछ ली जाती हैं, लाइक क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन इकट्ठी, अपॉइंटमेंट डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन। तो इस तरह से 2 चीज़ें भी इकट्ठी आ सकती हैं। अब हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है? हमने क्वेश्चन को रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद हमने देखना है कि ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, या फिर डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड में हमने जो है वो उसका आंसर प्रिपेयर करना है, अपना डिसीजन जो है वो हमने प्रिपेयर करना है कि आइदर ऑडिटर अपॉइंटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आइदर ऑडिटर क्वालिफाइड है, आइदर ऑडिटर डिसक्वालिफाइड है या नहीं है। और इसी डिसक्वालिफिकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल टेस्ट की जाएगी कि उसमें काफ़ी सारी प्रोविजंस थी, तो आपने देखना है किस प्रोविजन से रिलेट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी एक्ट में लॉ क्या कहता था। तो उसी प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ही आपने अपना आंसर देता है, अपनी जजमेंट अप्लाई नहीं करनी। क्यों? कंपनी एक्ट में जो भी आंसर देना है वो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोविजन ही हमने देना होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना होता है। अब कैसे हमने आंसर देना है? सपोज पता चला जी ऑडिटर जो ऑडिट करने जा रहा है, जो अपॉइंट होने जा रहा है, उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो हमने प्रोविजन पढ़ी शेयर होल्डर की सूरत में ऑडिटर एलिजिबल नहीं है। हाँ, अपॉइंट हो सकता है एज ए ऑडिटर अगर ये फैक्ट डिस्क्लोज कर दे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और विद इन 90 डेज अपने शेयर डिस्पोज ऑफ कर दे। क्या ख्याल है? अब इसका आंसर लिखने के लिए नॉर्मली एग्जामिनर 2 या 3 नंबर देते हैं। अब कुछ टीचर कहते हैं कि आपने क्या करना है, प्रोविजन लॉ की इसमें नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, अपना डिसीजन देना है स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना है कि क्यों ये डिसीजन है। कुछ मार्केट में टीचर कहते हैं कि नहीं, आपने प्रोविजन पहले लिखनी है, फिर आपने अपना डिसीजन देना है, फिर आपने जस्टिफिकेशन देनी है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे स्कूल ऑफ थॉट्स ठीक है, प्रोविजन देने वाले भी प्रोविजन ना देने वाले भी, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे अकॉर्डिंगली हमने प्रोविजन लिखनी है बीच में या नहीं लिखनी। 2 बातें तो मस्ट लिखनी है, डिसीजन और डिसीजन की जस्टिफिकेशन। हाँ, लॉ की प्रोविजन लिखनी है या नहीं लिखनी, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मार्क्स पे कि इस रिक्वायरमेंट के मार्क्स कितने हैं।
नॉर्मली ऑडिट के पेपर में हमने क्या करना होता है, जितने मार्क्स हैं एटलीस्ट उतने पॉइंट हमने लिखना होते हैं आंसर में। 5 नंबर का कोई पार्ट है तो हमने एटलीस्ट 5 बातें करनी है उसके अंदर। इस तरह से कंपनी एक्ट के क्वेश्चन में भी हमने देखना है कि अगर 2 नंबर के लिए पूछा गया है तो फिर शायद प्रोविजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम अपना डिसीजन बताएंगे एक पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में अपने डिसीजन को जस्टिफाई करेंगे थोड़ा सा प्रोविजन का साथ रेफरेंस देते हुए। लेकिन अगर 3 नंबर का पार्ट है तो फिर हम पहले प्रोविजन लिखेंगे, लॉ क्या कहता है, फिर अपना डिसीजन देंगे और फिर अपने डिसीजन को जस्टिफाई करेंगे। तो प्रोविजन लिखनी है नहीं लिखनी डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, नंबर ऑफ मार्क्स पे। सो चलते हैं किस तरफ, चैप्टर 1 में कंपनी एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कवर करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इधर पहले कॉलम में ये क्वेश्चंस के नंबर आ रहे हैं, दूसरे में किस अटेम्प्ट का पास पेपर से ये क्वेश्चन उठाया गया है और आगे क्वेश्चन और इस तरफ मार्क्स हैं। हाँ, जो कंपनी एक्ट के क्वेश्चन है उनके लिए मैंने स्पेशली जो है वो साथ मार्क कर दिया कि ये कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है ताकि आपको क्लियर हो सके कि यहाँ पे आपने कंपनी एक्ट से रिलेटेड जो है वो बातें करनी है। सो अभी प्रीवियस अटेम्प्ट की अगर हम बात करें स्प्रिंग 2020, उसमें एग्जामिनर ने क्या किया, कंपनी एक्ट से रिलेटेड कोई 6 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से टेस्ट किया। देखते हैं क्या ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें 6 नंबर के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्या कहता है, वेल्थी बैंक लिमिटेड WBL is considering to appoint external auditor for the year ending June 2020. Always underline the year end June 2020 के लिए WBL एक बैंक है जो अपना ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं। WBL has shortlisted the following 3 audit firms for appointment as external auditor and has presented certain matters relating to each of them for your consideration. सो WBL के पास क्या है, कोई 3 डिफरेंट ऑडिट फर्म्स हैं जिनको वो क्या करने जा रहे हैं, एज ए ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, इन द लाइट ऑफ द अबा कंपनी एक्ट 2017, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली डिस्कस वेदर एनी ऑफ द अबव फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WBL। हमने बताना है कि क्या एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली बात करनी है। सो WBL एक कंपनी है, बैंक है जिसका ईयर एंड है जून 2020, वो अपना ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो हमने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली इन तीनों को डिस्कस करना है बारी बारी कि एज ए ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो पहला क्या है, राव आरिफ एंड कंपनी, राव आरिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। The firm has recently admitted a new partner who worked as a CFO till June 2017 of Noor Engineering Limited, a subsidiary of WBL. So राव आरिफ एंड कंपनी हम हेडिंग देंगे और इसके नीचे आंसर में अब हमारे पास क्या है जी कि राव आरिफ एंड कंपनी के अंदर एक नया पार्टनर जो है वो आया है जो एज ए CFO काम कर रहा था टिल जून 2017। कहाँ पे, WBL जो अपना ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं उसकी एक सब्सिडियरी नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर। और हमने बात की कि अगर ऑडिटर होल्डिंग कंपनी के लिए इनएलिजिबल है तो सब्सिडियरी के लिए भी नहीं एलिजिबल है, सब्सिडियरी के लिए इनएलिजिबल है तो होल्डिंग कंपनी के लिए भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। अब 2017 तक वो एज ए CFO काम करता रहा है, दिस मीन एम्प्लॉय था वो, क्या ख्याल है, एम्प्लॉय था सब्सिडियरी में और हम ऑडिट करने जा रहे हैं किसका, पेरेंट कंपनी का। तो अल्टीमेटली अगर सब्सिडियरी के लिए इनएलिजिबल है तो होल्डिंग कंपनी के लिए भी इनएलिजिबल है। और हमने बात की थी कि अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है लास्ट 3 ईयर्स में, कहाँ तक ये एम्प्लॉय था, जून 2017 तक। हमारा ईयर एंड क्या है, जून 2020, तो 17 से 18, 19, 20, 3 साल तो हो जाते हैं। क्या ख्याल है, मीन ईयर एंड से जून 2020 से 3 साल पहले वो एम्प्लॉय था, क्या ऑडिटर एलिजिबल है? आप लोग समझ रहे होगे एलिजिबल है, क्यों, 3 साल पहले एम्प्लॉय था। देखिए हमने ऑडिट करना है कंपनी का WBL का जिसका ईयर एंड क्या है, जून 2020। ईयर एंड जून 2020 है तो हमारी अपॉइंटमेंट अल्टीमेटली इस जून 2020 से पहले हुई होगी ना।
जून 2020 पे तो हमने एम्प्लॉय नहीं ना होना, ऑडिटर अपॉइंट नहीं ना होना। क्या ख्याल है? वैसे भी ऑडिटर AGM टू AGM अपॉइंट होता है ना। दिस मीन इससे पहले कोई AGM होगी जहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट हुई होगी और हमने अब 30 जून 2020 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है। दिस मीन हमारी अपॉइंटमेंट तो इससे पहले होनी है। इस डेट पे 3 साल पूरे हो रहे हैं, इसे अगर एक दिन भी पहले जाए तो फिर 3 साल पूरे नहीं हो रहे। क्या ख्याल है? मार्क्स इतने टोटल 6 मार्क्स हैं और हमारे पास 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इसमें 2 नंबर के लिखना है, तो इसलिए प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम मेंशन करेंगे कि ऑडिटर इज इनएलिजिबल फॉर द ऑडिट ऑफ WBL। क्यों? 3 इयर्स दो कंप्लीट हो रहे हैं 30 जून 2020 तक, लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट 30 जून 2020 से पहले हो रही है और जून 2020 से बिफोर अगर अपॉइंटमेंट हुई है तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 3 इयर्स लैप्स नहीं हुए। 3 इयर्स लैप्स नहीं हुए मतलब क्या हुआ? हमारी जो लॉ की प्रोविजन है वो फिट नहीं आ रही, तो इसलिए ऑडिटर जो है वो क्या है? इनएलिजिबल है। तो 2 पॉइंट में ये हम आंसर दे देंगे। पहले में अपना डिसीजन बता दिया और दूसरे में डिसीजन बता दिया कि क्यों हम इनएलिजिबल कह रहे हैं। जी क्लियर होता है? ये पहला राव आरिफ एंड कंपनी इनएलिजिबल है। क्यों? जून 2017 तक वो एम्प्लॉय था और उसके बाद 3 साल एग्जैक्ट जून 2020 पे ही जो है वो कंप्लीट होते हैं, लेकिन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट अल्टीमेटली अगर ईयर एंड ये है तो इससे पहले हुई होगी और इससे पहले अगर होनी है तो वहाँ पे 3 इयर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए। सेकंड, हातिम तालक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं? वन ऑफ द पार्टनर इन द फर्म हैज ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम WBL। पार्टनर ने क्या किया है? WBL से लोन लिया है। कितना लोन लिया है? अल्टीमेटली 5 मिलियन का लोन लिया है। पार्टनर ने क्या किया है? 5 मिलियन का लोन लिया है। The firm has informed that the partner would not be able to repay the loan till 2021. सो फर्म के एक पार्टनर ने क्या किया है? लोन लिया है, और अगर लोन लिया हुआ है फर्म के पार्टनर ने तो ये क्या है? इंडेप्टेड है। इंडेप्टेड की सूरत में क्या है? ऑडिटर इनएलिजिबल है। लेकिन किससे लोन लिया हुआ है इसने? बैंक से लोन लिया हुआ है और बैंक का शायद रूटीन काम है ये लोन देना, और अकॉर्डिंग टू अगर मार्केट टर्म कंडीशन ही इसने लोन लिया है तो ये क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इंडेप्टेड है लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या एलिजिबल है या इनएलिजिबल है? ऑडिटर क्वालिफाइड है, एलिजिबल है। क्यों? ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रहा है। हाँ, अगर अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता तो फिर ऑडिटर इंडेप्टेड था, उस सूरत में डिस्क्वालीफाई था। हाँ, अगर अकॉर्डिंग टू मार्केट टर्म्स लिया हुआ है तो फिर क्या है? एलिजिबल। हाँ, इसका आंसर देते वक्त हम दोनों बातें भी कर सकते हैं कि अगर तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू मार्केट टर्म कंडीशन लोन ऑब्टेन किया गया है देन ऑडिटर इज एलिजिबल, बट इफ इट इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, then auditor is indebted to the WBL and is ineligible. So 2 नंबर के लिए ये बातें भी की जा सकती हैं। उसके बाद चलते हैं तीसरा सिनेरियो क्या है? राशिद करीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। राशिद वन ऑफ द पार्टनर इन द फर्म हैज सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन लाहौर। मीन ऑडिट फर्म का एक पार्टनर है जिसकी लाहौर में काफ़ी सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? रेंट आउट करते हैं ये प्रॉपर्टीज। ही हैज रेंटेड आउट 5 प्रॉपर्टीज टू WBL फॉर इट्स ब्रांच ऑपरेशन। और उसने क्या किया हुई है? प्रॉपर्टीज WBL को भी रेंट आउट की हुई है। कि WBL कौन है? आपका क्लाइंट है। सो फर्म के पार्टनर की काफ़ी सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसने जो है वो रेंट आउट की हुई हैं। तो क्या हुआ? पार्टनर का बिजनेस रिलेशन है विद द क्लाइंट, और बिजनेस रिलेशन की सूरत में क्या है? डिस्क्वालीफाइड। लेकिन वहाँ पे भी साथ लॉ ने लिखा है कि एलिजिबल है अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो।
और इसका अगर ये काम भी है, ये प्रॉपर्टीज़ रेंट आउट करता है और मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली अगर इसने ये रेंट आउट की हुई हैं, तो उस सूरत में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है, तो उस सूरत में ऑडिटर एलिजिबल है। हाँ, अगर मार्केट रेट से हटके है, मार्केट टर्म से हटके हैं, कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, पर्सनल रेट के ऊपर है, स्पेशल रेट्स के ऊपर है, तो फिर शायद आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फिर इनएलिजिबल है। तो दोनों बातें करेंगे हम इसके अंदर भी। और यूँ मिला के ये क्या बन गया, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो भी प्रीवियस पेपर में एग्जामिनर ने टेस्ट किया। सो कोशिश करनी आपने क्या करना है, इनके आंसर को एक दफ़ा रीड करके, आंसर हमारे पास नोट्स बुक में अवेलेबल हैं, उनको एक दफ़ा रीड करके इनको अटेम्प्ट कर लेना है हाथ से। जो मेन मसला है स्टूडेंट का ऑडिट पेपर के साथ, कॉन्सेप्ट आता है, सब कुछ पता है, क्या लिखना है ये भी पता है, लेकिन वो पेन जब उठाया तो लिखा नहीं गया। क्यों? प्रैक्टिस करके नहीं गए, पेपर ट्राई करने गए, पहली दफ़ा पेपर में गए तो पता नहीं चला, लिखना ही नहीं आया। इसलिए आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी। आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर एक दफ़ा रीड करके इसे प्लीज़ एक दफ़ा हाथ से गुजार लेना है, ताकि जब आप पेपर में जाओ तो आपको लिखना आता हो, रादर दैन कि आपके दिमाग में आंसर है, आपको पता भी है क्या बात करनी है, लेकिन लिखने के लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे। इसलिए ये हरकत आपने नहीं करनी, आपने इन चीज़ों को अटेम्प्ट करके जाना है ताकि पेपर में जाके हम लिख सकें। इसे अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो हमें कोई एक आध क्वेश्चन शायद और मिलेगा। अगर आप स्प्रिंग 19 में आए, स्प्रिंग 19, सो यहाँ पे भी एक कंपनी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन टेस्ट हुआ। क्या कहता है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 state the procedures to be followed if the board of director decides to recommend the reappointment of existing auditor for the next year। so 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है, प्रोसीजर्स लिखने हैं किस चीज़ के, कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, रीअपॉइंट करने जा रहे हैं एग्जिस्टिंग ऑडिटर को, तो वही प्रोसीजर्स में हम चले गए। डायरेक्टर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या रिमूवल का जो प्रोसीजर था, तो उसमें पहला पॉइंट था कि क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर भी प्रपोज कर सकते हैं ऑडिटर को। लेकिन क्या प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है, कंसेंट लेनी है प्रपोज ऑडिटर की, आपने क्या करना है, मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है अबाउट द प्रपोजल, और कब इन्फॉर्म करना है, 21 डेज बिफोर एजीएम, मीन विद द नोटिस पीरियड ऑफ एजीएम, और साथ क्या करना था, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को विद इन 14 डेज इन्फॉर्म भी करना है। ये 4 बातें आपने लिखनी है प्रोसीजर में कि क्या करना है, डायरेक्टर्स कैन प्रपोज ऑडिटर बट दे शुड मेक कंसेंट ऑफ द प्रपोज ऑडिटर, दे शुड इन्फॉर्म्ड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी, members should be informed before 21 days of the AGM with the notice period of AGM, and company should intimate the registrar within 14 days। तो 2 नंबर के लिए आंसर दिया जा सकता है। साथ एक पार्ट भी था फॉर 6 मार्क्स। क्या कहता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड इंटेंड्स टू रीअपॉइंट द एग्जिस्टिंग ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर। The board of directors of Alpha Limited intends to reappoint the existing auditor for the next year. However, Javed, a shareholder of the company, wants to appoint the different auditor. तो क्या जावेद डिफरेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए कह सकता है? जावेद कौन है? शेयर होल्डर, मेंबर। तो यस, मेंबर भी प्रपोज कर सकते हैं। हमने कहीं पे पढ़ा था प्रोसीजर में, कब, जब इनके पास मोर देन 10% वोटिंग पावर्स हैं। तो क्या ख्याल है? साथ कुछ और बातें भी थी कि क्या करना है, इनको इन्फॉर्म करना है अदर मेंबर्स को भी, कब, 7 डेज बिफोर एजीएम। साथ क्या करना है, ऑडिटर को भी इन्फॉर्म करना है जिसको आप रिमूव कर रहे हो। साथ क्या करना है, कंपनी को अपनी वेबसाइट पे पोस्ट भी करना है। साथ क्या करना है, ये चीज़ भी आपने रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को विद इन 14 डेज जो है वो इन्फॉर्म करनी है। क्या ख्याल है? So, however, Javed, a shareholder of the company, wants to appoint a different auditor. Required briefly explain the procedures that Javed should follow. यही 5 बातें की जा सकती हैं। Also state the responsibility of the board in this regard, और सूरत में बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपने बता दी। तो पहली बात कर दो, क्या members can appoint the auditor या propose the auditor, change the auditor।
with having 10% or more voting powers. इन्फॉर्म करना है अदर्स मेंबर्स को 7 days बिफोर AGM. प्रपोज्ड ऑडिटर को भी आपने इन्फॉर्म करना है. साथ आपने क्या करना है, अपनी कंपनी वेबसाइट पे ये पोस्ट भी करना है, और साथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को भी विद इन 14 days आपने इन्फॉर्म करना है. तो ये 6 बातें, 6 पॉइंट बनाने हैं. 6 मार्क्स हैं. क्या ख्याल है? 8 मार्क्स के लिए उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोसीजर्स के अंदर से ही अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट ऑफ ऑडिटर के प्रोसीजर में से ही 8 नंबर टेस्ट कर लिए. इसी और थोड़ा हम अगर आगे चलें तो स्प्रिंग 18 में हमें एक क्वेश्चन मिलेगा. स्प्रिंग 18 में एक क्वेश्चन उसने टेस्ट किया. कितने मार्क्स के लिए? ठहरेगा जरा. जी, स्प्रिंग 18 की अगर हम बात करें, स्प्रिंग 18 में उसने एक क्वेश्चन टेस्ट किया फॉर 4 मार्क्स. और क्या टेस्ट किया उसने? ऑन 1 मार्च. अगर हम रिक्वायरमेंट को देख लें, पहले रिक्वायरमेंट क्या कहती है? कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017. मीन 4 मार्क्स के लिए हमने क्या करना है? कंपनी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंगली अबव को कमेंट करना है. ओके. ऑन 1 मार्च या 5 मार्च, ऑन 5 मार्च 2018, HSB and company chartered accountant has been offered appointment as external auditor of Tahir Limited for the year ending 31st December 2018. So एक कंपनी है ताहिर लिमिटेड जिसका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2018. HSB एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट HSB को 5 मार्च को ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है. TL is the subsidiary of Crypto Bank Limited, which is audited by another firm of chartered accountant. और ये कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, ये किसी क्रिप्टो बैंक लिमिटेड की सब्सिडियरी भी है. सो क्या है जी हमारे पास? अगर हम देखें तो क्रिप्टो बैंक लिमिटेड है, उसकी सब्सिडियरी है TL, और हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं? ऑडिट करने जा रहे हैं. और यहाँ पे ऑडिट फर्म का नाम क्या है? हमारी HSB. Okay. Hatima, partner of HSB, is using credit card of CBL. हमारी फर्म का जो पार्टनर है उसके पास क्या है? क्रेडिट कार्ड है. किसका? CBL बैंक का. ओके. And the balance outstanding against it on 28 February 2018 was 1.1 million rupees. क्रेडिट कार्ड एक्सेप्शन थी कुछ शायद 1 मिलियन से अबव, लेकिन यहाँ पे 1 मिलियन से अबव है. 1 मिलियन से बिलो हो तो एक्सेप्शन है, इंडेप्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 मिलियन से अबव है. ओके. हैथिम प्लान्स टू क्लियर द ड्यूज बाय 30th जुलाई 2018. कब प्लान कर रहा है? 30th जुलाई को पे करने का. लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट कब हो रही है? 1 मार्च को. तो 1 मार्च को तो बैलेंस ओवर ड्यू है ना, तो 1 मार्च को तो इनएलिजिबल है. एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हमने देखना है रादर देन ऑडिट रिपोर्ट कब देनी है, विच इज़ वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट. मीन ऑडिट कमेंस करने से पहले है नहीं, हमने एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देखना है रादर देन अपना वर्क हमने कब स्टार्ट करना है या ईयर एंड क्लाइंट का क्या है. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटीज़ विल कमेंस फ्राम 1 नवंबर 2018. नहीं. तो 4 नंबर है. तो क्या लॉ की प्रीमियर लिखना चाहिए इसके अंदर? यस. पहले हम लॉ की प्रीमियर लिखेंगे कि ऑडिटर इज़ इंडेप्टेड टू द क्लाइंट की सूरत में क्या है? डिसक्वालीफाइड. यस, देयर इज एक्सेप्शन इफ क्रेडिट कार इश्योर बैलेंस इज लेस देन 1 मिलियन, बट हेयर इज रुपीज 1.1 मिलियन अबव दैट एक्सेप्शन. सो ऑडिटर इज इनएलिजिबल. ऑडिटर इज इनएलिजिबल. क्या ख्याल है? जस्टिफाई करेंगे. कैसे जस्टिफाई करेंगे? इफ ऑडिटर इज डिसक्वालीफाई फॉर द सब्सिडियरी देन ही इज डिसक्वालीफाइड फॉर द होल्डिंग एज वेल एज होल्डिंग टू सब्सिडियरी. क्या ख्याल है? मीन अगर इसके लिए डिसक्वालीफाई है तो अल्टीमेटली इसके लिए भी डिसक्वालीफाई है, इसके लिए डिसक्वालीफाई है तो इसके लिए भी डिसक्वालीफाई है. अब यहाँ पे कितने हुए? 3 नंबर. मार्क्स कितने? 4.
तो चौथा पॉइंट अब हम साथ लिखेंगे कि जस्टिफिकेशन दैट ही इज गोइंग टू सेटल द ड्यूज बाय 30th जुलाई बिफोर 1st November commencement of audit is not acceptable because we need to see at the time of appointment whether auditor is qualified or disqualified. फिर जाके 4 नंबर पूरे होंगे। अगर ये चौथी बात आपने साथ नहीं की तो 3 नंबर का आंसर आपने दिया। परवीन नहीं लिखी आपने, बाकी 3 बातें कर दी तो 3 नंबर का आंसर आपने दिया, 4 नंबर आपने जस्टिफाई नहीं किए। तो पहले परवीन लिखेंगे, फिर अपना डिसीजन देंगे, फिर अपने डिसीजन को जस्टिफाई किया, फिर चौथी बात सिनेरियो के अंदर से उठाई कि उसकी जो जस्टिफिकेशन है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट जो है वो पे बैक कर देगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? हमने कब देखना है? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। क्लियर होती है बात 4 नंबर के लिए। इससे और अगर हम आगे चलें तो एक हमें स्प्रिंग 17 में एक क्वेश्चन और मिलेगा। बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बाकी क्वेश्चन होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो स्प्रिंग 17 की तरफ अगर हम चलें, सो वहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया, कोई 3+3 6 मार्क्स के लिए 2 सिनेरियो टेस्ट किए। इसका अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप अकाउंटेबिलिटी, तो 2-2 3-3 लाइनों में स्टीवर्डशिप क्या था? एसेट यूज करना ऑफ अदर अगेंस्ट रिवॉर्ड। अकाउंटेबिलिटी क्या था? यू आर अकाउंटेबल रिगार्डिंग एवरी डिसीजन यू मेड in the context of limited company and fair presentation, true and fair view in relation to financial statements. true and fair का मतलब भी हमने देखा था। true का मतलब क्या था? free from material misstatement based on verifiable evidence. fair mean free from management bias, objectively presented, relevant to the need of user। 5 बातें वो भी की जा सकती, स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा था। हाँ, जो मेनली हम कंपनी एक्ट का क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आपने क्या करना है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर को डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2017। और 2 पार्ट है हमारे पास 3 मार्क्स के लिए। बिलाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ दाऊद लिमिटेड DL। Ghalib, a partner in Bilal and Company, holds 100,000 term finance certificate of DL. So partner के पास क्या है? TFC relating to client। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर हैं तो परवीन लिखनी चाहिए बीच में। शायद इंडेप्टेड की बात है, क्या ख्याल है? शेयर होल्डिंग नहीं है, क्या है? इंडेप्टेड की बात है। तो पहले तो हम बात करेंगे इन केस ऑफ इंडेप्टेड ऑडिटर क्या है? इनएलिजिबल है लोन लीज की सूरत में। हाँ, इधर देखा जाए तो बिलाल एंड कंपनी इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ DL। क्यों? क्योंकि टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट आर नॉट कवर्ड बाय द कंपनीज एक्ट डायरेक्टली। हाँ, अगर एक और जस्टिफिकेशन देना चाहो तो ये भी आप दे सकते हो कि टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट लाइक डिबेंचर, तो इस सूरत में हमने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया हुआ है, मीन क्लाइंट इंडेप्टेड है रादर देन ऑडिटर। तो इस सूरत में क्या है? ऑडिटर एलिजिबल है। 3 नंबर के लिए आंसर दिया जा सकता है। अब अगेन प्रोविजन देखना पड़ेगी कौन सी फिट होती है, वो हमें बीच में इंडेप्टेड वाली यहाँ पे बताना पड़ेगी। और शायद डिस्क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन करते वक्त इंडेप्टेड में मैंने TFC एज एग्जाम्पल शायद मेंशन भी किया था। उसके बाद 3 नंबर का एक और पार्ट है, जैन एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट has received an offer for appointment as auditor of Haris Limited। So Zain and Company audit करने जा रही किसका? Haris HL का। Imran, a partner in Zain and Company, is also a partner in Pure Investment Associate, a partnership firm which owns 100,000 share in HL। सो क्या हुआ जी? हम ऑडिट करने जा रहे हैं HL का, और हमारी फर्म का एक पार्टनर इमरान, उसके पास किसी और कंपनी के 100,000 किसी और कंपनी के पार्टनर है वो किसी और कंपनी में, और वो कंपनी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट जो है उसके पास हमारे क्लाइंट के 100,000 शेयर्स हैं। हमारे क्लाइंट के 100,000 शेयर्स हैं, दिस मीन एसोसिएटेड कंपनी। क्या ख्याल है? एसोसिएटेड कंपनी है। हाँ, यहाँ पे क्लियर नहीं है 100,000 शेयर पे आइदर वो सब्सिडरी है या नहीं है।
क्या ख्याल है? तो अगर तो सब्सिडरी है, अगर तो सब्सिडरी है तो उस सूरत में तो ऑडिटर क्या है? इनएलिजिबल। क्यों? अगर होल्डिंग कंपनी के लिए इनएलिजिबल है तो सब्सिडरी के लिए भी इनएलिजिबल है। हाँ, अगर वो सब्सिडरी नहीं है, अगर वो सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएटेड कंपनी है, तो उस सूरत में अगर शेयर होल्डिंग है भी, तो शेयर होल्डिंग किसकी है? कंपनी की है। पार्टनर क्या है? वो तो कंपनी का पार्टनर है ना। सो हम ऑडिट करने जा रहे हैं एचएल का, हमारी फर्म का पार्टनर जो है वो क्या है? पार्टनर है किस में? प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में, और प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के पास एचएल की होल्डिंग है। तो यहाँ पे ऑडिटर इनएलिजिबल है। क्यों? ऑडिटर के पास, ऑडिटर क्या है? पार्टनर है कंपनी का। पार्टनर का मतलब क्या है? लाइक शेयर होल्डर है, ऑफिसर है, तो सूरत में ऑडिटर एलिजिबल नहीं बनता। क्या है? इनएलिजिबल। तो यहाँ पे पहले आप प्रीवियस लिखोगे, उसके बाद अगेन आप क्या करोगे? अपना डिसीजन बताओगे, और उसके बाद आप नीचे जस्टिफाई करोगे कि पेरेंट कंपनी के लिए अगर जो है वो इनएलिजिबल है तो होल्डिंग के लिए भी क्या है? इनएलिजिबल है। सो क्या किया हमने यहाँ तक? आज कुछ क्वेश्चन कवर किए। एक हमने स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन कवर किया 1, उसके बाद हमने स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन कवर किया, फिर हमने स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन कवर किया, और स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन कवर किया। मीन टोटल हमने कोई 4 क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए हैं। स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 19, स्प्रिंग 18 और स्प्रिंग 17। कोशिश करनी है आपने इनको आज ही एक दफ़ा आंसर बेशक रीड कर लीजिएगा, उसके बाद इनको हाथ से अटेम्प्ट कर लेना है। इनको साथ साथ अटेम्प्ट करते चले जाएंगे तो फिर जाके ये दिमाग के अंदर अच्छी तरह से बसेंगे। और अगर पेपर में इस तरह का कोई भी सिनेरियो आ गया और हमने हाथ से गुजारा हुआ है तो हम बड़ा परफेक्ट आंसर देंगे, जिसे पूरे पूरे नंबर लेना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हाँ, अगर अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो पेपर में जाके सही अटैम्प्ट नहीं होगा। समटाइम शायद पेपर पता भी हो गया क्या लिखना है, लेकिन वर्ड्स आपके पास नहीं होंगे। इसलिए प्लीज़ क्या करना है? इन क्वेश्चन को आज ही जाके अटैम्प्ट करना है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपनी एक्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कवर करेंगे, और उसके बाद हम चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।